तो हेलो दोस्तों और स्टूडेंट। तो जिन्होंने पेट का फॉर्म डाला था तो उनकी तैयारी के लिए मैं बेशक एक मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। तो आप इस पेपर को पढ़ करके आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि पेट का एग्ज़ाम किस हिसाब से आएगा और कैसे आएगा। तो पेट का एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी, आपको उसमें आंसर को टिक करना होगा। तो मेरे पास कई सारे मॉडल पेपर हैं जो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपको सेट एक पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं जो 2 घंटे का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, ये इसमें 2 स्लाइड बटी होती हैं जिसमें से फर्स्ट सेकंड यानी इस तरफ आपके 4 नंबर चलते हैं, 4 के बाद 5 नंबर। जैसे मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, 1 पेज में 4 क्वेश्चन इस साइड होंगे, उसके बाद उसके 1 पेज का डिवाइड करके इधर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि आप एक क्वेश्चन का इधर का और एक 5 नंबर एक साथ सॉल्व करते चलेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो भारत में जो इन लोगों ने शासन किया था काल क्रमानुसार, तो शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, तो इन लोगों ने किस क्रम में शासन किया था? आपको क्रम बताना है। तो आपका जो सबसे पहले शासन जिसने किया था तो वो किया था तुसी ने, फिर उसके बाद किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके बाद शेरशाह सूरी, उसके बाद अकबर ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ना बढ़ करके हम लोग 5 से पहले सॉल्व करते हैं क्योंकि ये मेरे सामने पढ़ रहा है इसलिए। तो निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो इस सन में नहीं हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और इस तरफ मैं 6 भी सॉल्व करता जाऊंगा और 2। तो निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। तो आपका राइट आंसर होगा ए, तुकाराम थे। तो निम्न में से अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो निम्न में से भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से किनको जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से, गोल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 7, एक साथ सॉल्व कर लेंगे। अगर 4 भी आ गया तो 3, 4 और 7 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर थे कौन थे? तो लॉर्ड क्वाइन, या लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, या लॉर्ड लिटन, या लॉर्ड स्पिन। तो आपके राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। आपके थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग, आपके क्या थे? आपके प्रथम गवर्नर थे। तो आपका क्वेश्चन नंबर आता है 4। तो संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता राजनीति से चिकित्सा से, तो जब भी आपको चरक संहिता मिले तो चिकित्सा से संबंधित। आपका राइट आंसर क्या होगा? चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 7, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग हुई थी? तो 2 होम रूल क्या लीग हुई थी? एंटी बेसेंट और लोकमान्य तिलक की होम रूल हुई थी। तो आपको मैं राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन का आपका ए। अगर 1 बाय 1 मैं आपको सारे ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो मिलान करना है। तो ब्रह्म समाज किसने दिया? तो ब्रह्म समाज आपका जो था वो राम मोहन राय थे, और रामकृष्ण मिशन तो था आपका था स्वामी विवेकानंद। तो आप इसी हिसाब से आंसर अपना देख लीजिए। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर सी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो लिखा है, जब सुभाष चंद्र बोस ने, आपने सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ गया? तो 9 क्या है कि आपका एक तरफ स्लाइड में इस तरफ से लेफ्ट से और राइट में 2-2 क्वेश्चन बटे हुए, तो मैं दोनों को एक साथ करके चलता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको थोड़ा समझ में भी कम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था? तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था? तो इस पद का प्रस्ताव दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 भी आ गया और 11, 12, तो हम क्वेश्चन नंबर पहले 11 सॉल्व करेंगे। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था हमारा महात्मा गांधी ने। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो हमारा है सलाल पन बिजली योजना किस नदी पर स्थित है? तो ये रहेगा चिनाब नदी पे। किस नदी पर है? चिनाब नदी। क्वेश्चन नंबर 12, तो बसंत
विश्वास होता है, तो बसंत विश्वास यानी कि एक तरीके से ऋतु कब चालू होती है हमारी, तो आपका आ जाएगा 21 मार्च से चालू हो जाती है। कितनी? 21 मार्च से। आपने पढ़ा हुआ है, बेसिक है। तो क्वेश्चन नंबर आप पढ़ते हैं 13 की ओर। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जो खेतड़ी होती है यानी किसकी खेती एक तरीके से बोल सकते हैं, तो तांबा की सबसे ज्यादा उत्पादित होती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो आपका वो आसाम में स्थित है। कहाँ पे? आसाम पे। क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है आरबीआई यानी आरबीआई है, यदि मैं आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो शाख सर्जन पर क्या असर होगा? अगर वो कोषागार को अपने घटा देगी तो शाख सर्जन पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। यदि सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? तो वो सर्जन क्या होती है? खाद शाख सर्जन बढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 15 और इस साइड 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां, हिमालय नद तंत्र की नदियां कौन सी हैं? तो कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो आपको ऑप्शन ये दिए गए हैं, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों, सेकंड और थर्ड दोनों। तो आपको इनमें से एक बताना है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों क्या है? हिमालय से निकलती हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 18 की ओर। तो 18 हमारा कह रहा है, निम्न में से इनमें से किस प्रकार का अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो पूंजीवाद, समाजवादी या मिश्रित वैश्विक। तो होता है पूंजीवाद। आपका क्या राइट आंसर होगा? पूंजीवाद। अब क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 और स्लाइड 19। तो बैंक दर का अर्थ क्या है? तो बैंक दर का क्या अर्थ है आपको ये बताना है। इनमें से ऑप्शन पढ़िए और बताइए। तो बैंक दर का आपका है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। यानी कि क्या होता है, अर्थ क्या होता है, जब भी हम कोई लोग पैसा जमा करते हैं तो उसका जो ब्याज बनता है, यानी हम लोग ज़्यादा तो वो लेते हैं हम लोग से, कभी टैक्स इस चीज़ के कभी उस चीज़ के, जैसे से बैंक चलती है। अब क्वेश्चन नंबर 19, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो आप 100 के नोट अभी निकालिए और अभी देखिए किसके हस्ताक्षर होते हैं 100 के नोट पे। तो आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर के। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का पूर्ण रूप यानी कि फेमा का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो फेमा का फुल फॉर्म होता है फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 23 की ओर। 23 कह रहा है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित अनुच्छेद 21, तो आर्टिकल 21A के तहत क्या है कि शिक्षा का अधिकार सभी को मिलना चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य का स्वच्छता से संबंधित है। राज्य सूची में, समाजवादी में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 24 की ओर। तो मैं जो ये नंबर आपको बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आमने सामने पढ़ रहे हैं, मैं इसलिए ये चीज़ें कर रहा हूँ। बाकी मैं सीरियल से अगर बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो होगा, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि निम्न में से किसके संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये रखा गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 22 की ओर। तो 22 में कह रहा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो पंचायती जो है हमारी वो किसके तहत? राजनीतिक निर्देशक तत्व के तहत के रखी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित में किया गया है? तो भारतीय जो संविधान है उसमें कौन सा, आप आर्टिकल पढ़िए और बताइए मुझे आंसर। तो आपका अनुच्छेद क्या होगा? 29 है। आपका क्या होगा? 29। तो क्वेश्चन नंबर 26 को हम कवर करते हैं। तो ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। तो ठोस चालक में क्या धारा वाहक होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं? क्या होता है बताइए? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है, प्रकाश वर्ष किसके द्वारा मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, या फिर
प्रकाश वर्ष किसकी, ध्वनि की है, या एक वर्ष में प्रकाश में चली गई दूरी थी। तो बेसिक है, आप सभी को पता होगा, हाई स्कूल में पढ़ा हुआ, तो आपका क्या राइट आंसर क्या होगा, सी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 32 की। तो यहाँ पे ये मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूले याद है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है a इंटू ए, मतलब हो गया कि a क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये a क्यूब, ये a क्यूब हो जाएगा, माइनस आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं आएगा आपका, हो जाएगा ये प्लस, और यहाँ आ जाएगा b क्यूब आ जाएगा, और इसी हिसाब से ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी, तो इसका फार्मूला होता है प्लस बी। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके प्लस हो जाएंगे, नहीं यानी ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा, और सॉरी इसका हम लोग फार्मूला खोल देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ऊपर होगा तो ए प्लस बी हो जाएगा, और नीचे की सेम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अगर आपको फार्मूला याद है ए प्लस बी का होल क्यूब का, क्योंकि इसके दो फार्मूले होते हैं, आपको दूसरा फार्मूला यहाँ पे ओपन करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 की, उसके बाद हम बात करेंगे 28 की। 33 में क्या, √5 माइनस √3 अपॉन √3, तो इसके कॉन्जिकेटिव यानी अपोजिट्स इसमें गुणा करा दिया जाएगा। जब गुणा करा देंगे तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए, सॉरी ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब जब इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद पूरा सॉल्व जब होकर आएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 4 माइनस √15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 4 माइनस √15, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब मैं इसको पूरा सॉल्व करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये मैं आपको बहुत हिंट दे सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम या भी है, ब्लीचिंग पाउडर का जो है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो आप जल्दी से बताइए ऑप्शन पढ़ के। तो आपका क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 29 की, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 18 कैरेट सोने में खारे सोने का प्रतिशत है, 18 कैरेट अगर सोने में खरे सोने का प्रतिशत परसेंटेज क्या होता है, तो आपका राइट आंसर होगा 75% होता है। कितना, 75। संतरे में बहुत मात्रा में, तो कोई भी खट्टी चीज होती है उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर अब आता है हमारा 34, टीवी सेट का मूल्य ये 30% घटाने पर बिक्री दर 20% बढ़ गई है, यानी कि टीवी सेट का अगर मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री दर 20% बढ़ गई है, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, 10% बढ़ जाएगी, 10% घट जाएगी, 16% बढ़ी है या 16% घट जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल है, आप ध्यान से पढ़िएगा तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ खास नहीं है इसमें भी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 30% घटाने पर 20%, तो आपको सॉल्व करके तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो लिखा है 35 में कह रहा है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर दी जाए तो औसतन 20% बढ़ जाती है, यानी कोच की भी उम्र शामिल कर दी, तो कोच की उम्र क्या थी, तो 20% इसका बढ़ जाता है, तो आप 20% इसका निकाल दीजिएगा, जो आएगा उसमें आप इसको ऐड कर दीजिएगा, और वही आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि आपको नहीं आ रहा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 37, 20% बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 31। तो 31 में कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क का, तो इसको आप वर्ग निकाल दीजिएगा, इस क्वेश्चन मार्क को आप लेट कर लीजिए, कुछ भी इसका निकाल दीजिएगा। 196 का आपका निकल आएगा 14 यानी 14, और 14 को 56 से काट देंगे तो आ जाएगा 4, इसको भाग दे देंगे तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या राइट आंसर 324, क्योंकि 18 निकलेगा, फिर इस पे 18 का वर्ग करेंगे तो इधर x क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या निकल आएगी, 18 का स्क्वायर होता है 324। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 36 कह रहा है कि एकल का विलोम शब्द क्या है, तो एकल का विलोम शब्द क्या होता है आप बताइए, अगर आपको पता है तो। एकल का अगर कोई एक चीज है तो उसका बहुवचन होता है बहुकल। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 37 का। तो लिखा है दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा, अहंकार। तो मन को हराने वाला वाक्य से नीचे दिए गए हैं अल्प में से एक शब्द चुनिए, यानी मानवता, मनोहर, और लिखा है मदमस्त और मदमयी। तो इसमें से आपको आंसर अगर समझ में आ रहा है तो आप बताइए, या फिर मैं आपको बताऊं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, मनोहर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा इंग्लिश का टॉपिक आ गया है, मैं आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल करके 41 से इंग्लिश आ चुकी है आपकी।
तो मैं आपको अभी 41 नहीं, आपको मैं 40 का और करा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं 41 पे। तो आप क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, गंगर में या लिखा गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो गागर में सागर भरना तो आप सबको पता होगा, गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होता है, थोड़े में बहुत कहना, यानी कि वाहवाही करना है, कुछ नहीं लेकिन बड़ी बड़ी हकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं हम लोग 40 की। तो कह रहा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, तो शुद्ध वर्तनी इनमें से लेके महत्वाकांक्षा, इसमें 4 वर्ड दिए गए, इनमें से कोई एक शुद्ध है वो आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर जो है वो है आपका सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है आपका, तो क्वेश्चन में आ मैनी स्लाइडेड पर्सनालिटी मीन्स, आ मैनी स्लाइडेड, आ कंप्लीट पर्सनालिटी, सेक्रेटिव पर्सनालिटी, अ पर्सन हैविंग, तो आपका क्या होगा, कम्प्लेक्स, सॉरी कंप्लीट मैंने पढ़ा था कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स पर्सनालिटी होगा। क्या होगा आपका राइट आंसर, कम्प्लेक्स पर्सनालिटी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। पंडित नेहरू इंजॉयड, तो पंडित नेहरू इंजॉयड कर रहे हैं। तो पंडित नेहरू किसके साथ एंजॉय करते थे, आपको खुद ही पता होगा, तो आप जानते होंगे पंडित नेहरू के बारे में, क्या एंजॉय करते थे पंडित नेहरू। तो डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर, तो क्या करते थे, सब कुछ करते थे इनमें से। डूइंग ऑल दिस, जितनी भी चीजें, किताबें पढ़ना, लिखना और बच्चों के साथ खेलना, सोशल वर्क करना, ये सब करते थे। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 43 के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट्स टू व्यू, तो इनमें से कौन सा है जो पंडित नेहरू क्या करते थे, व्यू ज्यादा करते थे। तो साइंस एंड ह्यूमन्स एंड इक्वालिटी इंपॉर्टेंट, वो साइंस को और ह्यूमन्स को इक्वालिटी इंपॉर्टेंट देते थे। तो डियर स्टूडेंट, आपका ये एक स्टेटमेंट रहेगा जो 41 से 43 का, आप इसको रीड कर लीजिएगा। मैंने रीड कर लिया था ऑलरेडी पहले ही, इसलिए मैं आपको आंसर बता पा रहा हूँ। मैं आपको रीड करके पर्सनली बताऊंगा। तो एक स्टेटमेंट आता है क्वेश्चन का, ऐसे आपको और भी नीचे मिलेंगे। तो अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। गिव सिनोनियम फॉर ऑल फॉलोइंग फेमस, तो इसका सिनोनियम बताना है। आपको एक वर्ड दिया जाएगा जैसे कि फेमस, तो फेमस क्या होता है, सिनोनियम होता है जो मिलता जुलता है, एंटोनियम उसका अपोजिट होता है। तो फेमस का क्या होगा, पॉपुलर या पुअर, स्ट्रीट। आप बताइए क्या होगा। तो आपको खुद ही पता होगा कि फेमस का आंसर क्या होगा, पॉपुलर। जैसे फेमस मतलब तो प्रसिद्ध, ये नहीं बहुत फेमस है तो पॉपुलर बोलते हैं उसको। गिव एंटोनियम फॉर द गिविंग फॉलोइंग फॉलोइंग, तो यहाँ लिखा है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम बताना है। तो ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिख रहा है, तो आर पार अगर नहीं दिख रहा तो क्या होगा, ऑब्क्यू, यानी कि एक तरह की ऑब्क्यू हो जाएगा, नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो पक्षी विज्ञानी, पक्षी, और यहाँ लिखा है नृत्य विज्ञानी। तो यहाँ पे एक वर्ड किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ है। तो अब इसके बाद चौथा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये रीजनिंग का आपका थोड़ा सा मैटर आ गया है, तो इसमें क्या आ जाएगा, मानव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ जो मेल नहीं खाता आप पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, जैसे दही, मक्खन, तेल, पनीर। तो इनमें से जो कोई एक मेल नहीं खाता है तो आपको वो बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा अगर आपने क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया होगा। तो दही हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, लेकिन तेल मेल नहीं खाता है। 41 की, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियावाहन नहीं हुआ, यानी कि लाइट परियोजना का कार्यक्रम नहीं हुआ है। तो आ जाएगा पटना, पटना में नहीं हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को, अब यहाँ पे कोडिंग और डिकोडिंग आ गई, नहीं प्रोडक्शन को आपको लिख दिया QQPCVN में लिखा जा सकता है एक तरीके से। इसी कूट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जा सकता है, तो इसका प्रोडक्शन को इसमें लिखा जा सकता है। तो इसको, तो देखो यहाँ P और P के बाद आ गया Q, R, P Q R, तो P के बाद आता है Q, तो उसी के हिसाब से O के बाद क्या आता है P, तो O के बाद आप, तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि आपका जो आंसर, तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि आप उसको पढ़ना है। देखिए P के बाद Q आया, इसको यानी इस तरह लिख सकते हैं, और O के बाद भी क्या है, O के बाद P आएगा, तो आपका इनमें से कोई एक आंसर हो सकता है। फिर R के बाद Q, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा A। आप लिख कर देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। कौन सी भारतीय दूरभाषा कंपनी विश्व की 50वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन। तो कौन सी जो कंपनी है वो सबसे ज्यादा मजबूत है, तो आपको बताना है। तो आपको खुद ही पता होगा, अगर आप यूज करते हैं तो आ जाएगी रिलायंस जियो। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिलायंस जियो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
49 की। तो क्वेश्चन नंबर 49 में आपके रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल की किस प्रकार संबंधित है? तो रीता की ओर उसने इशारा किया, यानी रीता के माँ के इकलौते पुत्र, यानी रीता का भाई हो गया, उसका लड़का। तो रीता उस जो लड़का जो है वो लड़का अपने पापा की बहन उसकी रीता हो गई, तो उसकी बुआ लगेगी। क्या लगेगी? बुआ। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। तो क्वेश्चन नंबर 53 कहते हैं बोल्ड, यानी कि बैम्बो ओशियन ऑन लैंड इन ड्रॉप परियोजना हाल में भारत में किस राज्य में शुरू की थी? तो किस राज्य में शुरू हुई थी? राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है किस राज्य में शुरू हुई थी। तो ये क्या हुई थी? राजस्थान में। कहाँ शुरू हुई थी? राजस्थान में। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 50 की। तो यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को बुधवार था तो उसी वर्ष महीने में सोमवार को क्या था? तो आपको इसमें कैलेंडर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर तुरंत बता देंगे। नहीं भी आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका एक ट्रिक है। जिस भी अगर उसी वर्ष में पूछ रहा है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए अगस्त में अगर है तो उसी महीने पूछ दिया ना, तो अगस्त में अगर गुरुवार है तो आप क्या करिए, इसमें 7 घटाते जाइए। 25 में 7 घटाएंगे तो आपका 18 आएगा, फिर 7 घटाते जाइए, ऐसे घटाते जाइए। तो आप गुरुवार के पीछे निकाल दो, सोमवार की संख्या हो गई तो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 25 को पढ़ा, 25 के बाद 18, 18 के बाद आप 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आप बताइए। 11, 11 को 7। तो आप ऐसे ऐसे घटाते जाइए और घटाने के बाद जो आपका दिन बचेगा, सोमवार पूछा है तो कितने दिन घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। या आप 7 से भाग करके भी कर सकते हैं, जितना रिमाइंडर बचेगा वो भी आ जाएगा। लेकिन रिमाइंडर आपका राइट आंसर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो थोड़ा उसमें प्लस भी करना पड़ता है। चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 54 की ओर। तो संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्सीन योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश है। तो घाना जो है वो पहला देश है। कौन सा है? घाना घाना जो है वो आपका क्या है? पहला देश है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। तो 55 कह रहा है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्षयात्री कौन है? तो अंतरिक्ष में जो गई थी महिला तो हुई थी शीर्षा बंदला जो थी वो दूसरी थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। तो दोस्तों डियर स्टूडेंट, मैं एक साथ दो क्वेश्चन को कवर करता जाऊंगा जो सामने मिलते जाएंगे, और आपके मैं 1 बाय 1 बताता जाऊंगा। पूरा सीरियल से मैं अगर चलूंगा तो दिक्कत हो, क्वेश्चन मैं सारे कवर कराऊंगा, लेकिन मैं जो सामने पड़ेगा वो आपको बताता जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। तो स्मार्टफोन निर्माता वीवो के किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो वीवो जो है वो किसके ब्रांड एम्बेसडर है? किस खिलाड़ी को? तो विराट कोहली को चुना हुआ उन्होंने। आप क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 56 की। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? यानी कि कोई खिलाड़ी है जिस पर प्रतिबंध लगा दिया है। 4 ऑप्शन आपके दिए, तो सुमित मलिंग जो है उन पर प्रतिबंध लगा दिया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित पोर्टल यानी SUP से स्पेस हो गया है, भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया था? किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। तो भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? यानी एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा। तो कौन सी है आपका? तो आपका राइट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 की। तो क्वेश्चन नंबर 61 में रहे कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं? तो आपके कितने राज्य साझा करते हैं? 5। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ये मैप आप देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। तो आप किस भारतीय, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 58 की, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 में यानी कि UDISE शुरू किया गया था? ये UDISE किस राज्य से शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? शिक्षा मंत्रालय ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। तो क्वेश्चन नंबर 62 में निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की राजधानी तो
जॉनसन क्या है कोस्टा रिका की राजधानी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की। तो 63 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से है, तमिल, मलयालम, ग्रेट अंबानी या सिलिका। तो कौन सी भाषा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलयालम। क्या हो जाएगा? मलयालम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? बेंगलुरु, दिल्ली और औरंगाबाद या लखनऊ में? तो कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या होती है? 552 होनी चाहिए। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो ओणम किसका है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल का। केरल का है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 65 कह रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपको कब मनाया जाता है? तो हर एक इंसान को पता है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ये होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 69 की। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सबको पता होगा, बच्चों की किताब में दिया होता है बुध, यानी कि ऑप्शन डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की यानी 66 की। तो निम्न में से इनमें में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा जो देश है वो जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपका आ जाए म्यांमार। म्यांमार जो है सदस्य नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 की। तो नोबल हमारा क्वेश्चन नंबर 70 की। तो नोबल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो सीवी रमन, राजीव गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा। तो नोबल जो पुरस्कार जीता था वो जीता था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 71 में आपको पहले ये आर्टिकल पढ़ना होगा। तो ये आर्टिकल आपको दिया गया है वह धरातल के युद्ध में। तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद ये आपको ऑप्शन मिलेंगे। मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 71, फिर आपको ऊपर ले चलता हूँ। तो विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो मानव जाति के विकास के लिए। अगर मानव जाति का विकास होना है तो किसी को लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो मानव जाति के विकास के लिए। इसमें बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 की। यानी कह रहा है विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, सबसे ज्यादा हिंसा और भय या अहिंसा और प्रेम, यानी कि क्या आवश्यक है? तो आपका अहिंसा, यानी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, सत्य पालन द्वारा, मौन पालन द्वारा, अहिंसा द्वारा, भय द्वारा। तो किसके द्वारा बनाया जा सकता है? अहिंसा द्वारा बनाया जा सकता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रथम तत्व हैं? तो धन और वैभव, धन और सम्मान, अहिंसा, तो शांति, सुख और रचनात्मक। अगर शांति सुख होगा तो आदमी बहुत कुछ कर लेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। नितान शब्द का उपयुक्त पर्याप्त है। नितान का यानी कि इसमें एक नितान वर्ड दिया होगा और उस शब्द का उपयुक्त पर्याप्त क्या है? तो आपको नितान ढूंढना हो तो आपका है बिल्कुल। उसका मीन क्या होता है? बिल्कुल। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमने 76 की ओर। तो इसमें भी सेम चीज दी गई है, एक आर्टिकल दिया गया होगा और उसके आर्टिकल। तो क्वेश्चन नंबर 76 हमारा यहीं पे, हम इसको पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं। मैंने ये आर्टिकल ऑलरेडी पढ़ लिया है, आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। मैं 1 मिनट इसको वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा और उसके लिए आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। मैं इसको करके नीचे ले आ रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ आर्टिकल को, ताकि आप आर्टिकल अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद में इस आंसर को आप आंसर दें। और नहीं भी पढ़ते हैं तो आपको आर्टिकल बिना पढ़े ही मतलब इसको आप आंसर दे सकते हैं, बस थोड़ा सा समझना होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। तो 76 में कह रहा है विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्तिशाली इसलिए कही गई क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या हो जाता है? विद्युत शक्ति का स्वाभिमानी, प्राकृतिक और परिजगत का सिरमौन हो जाता है, सभी जगत सुविधाओं का संपन्न हो जाता है, या अंतरिक्ष में क्षेत्र, यानी कि क्या कर सकता है मानो अगर ये पढ़ लेता है, सॉरी, तो आप क्या हो जाए? प्रकृति ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी, यानी प्रकृति और प्रगति में सरमौन हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 77 के। वैज्ञानिक चिंतन प्रति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार क्या है?
कि उसे मुक्ति मिली। तो वैज्ञानिक से संतुलित अनुचिंतन से, पुरानी शिष्टा औपचारिकाओं से या भ्रमणपूर्ण रूढ़िवादी विचारों से, यानी प्राचीन संस्कृति परंपराओं से किससे मिली है। तो आप इस आर्टिकल को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, भ्रमणपूर्ण से। तो आप बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। तो विश्व में परिवारकवत लगने का प्रमुख कारण क्या है, यानी कि विश्व में परिवारक लगने का मुख्य कारण क्या है। तो यातायात एवं संचार का, तो विज्ञान की, ऑप्शन बी विज्ञान की गतिविधियां, या सी विज्ञान की जीवन की कठिनाइयां, या फिर हमारा होगा विश्व बंधुत्व की भावना का विचार। तो आपका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा यातायात नियमों के लिए, यानी यातायात एवं संचार संसाधनों का विकास के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत होता है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत होता है। तो क्या अभिप्रेत होता है? हस्तस्पष्ट परुष्ट या पासा में रखे आंवले की तरह, हाथ के लिए आंवले की तरह, या फिर अस्पष्ट और अनाश्रय बोधात्मक। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? आप पढ़ा बताइए जल्दी से, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशा है परंपरागत चिंतन, भावनात्मक चिंतन, वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन, स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन। तो वैज्ञानिक चिंतन संबंध से आशय क्या है आपका? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य से, राइट आंसर डी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। तो डियर स्टूडेंट और मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं ऐसे ही आपको 4 से 5 सेट की वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो 80 से 90% आपका पेपर उसी में से फंस सकता है। बाकी करंट अफेयर का तो मैं नहीं बोल सकता कि उससे आएगा, लेकिन आ सकता है काफ़ी कुछ उससे। आप करंट के लिए थोड़ा बहुत जीके पढ़ लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। तो कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? तो आप इस ग्राफ को देखिएगा और आंसर आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो कितने छात्रों ने देखे हैं? तो 3 छात्रों ने किया। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी। अब बात बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। तो 82 क्वेश्चन निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? तो 1, 2, 3, 6 जो है उनको क्या मिले हैं? कम अंक मिले। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। तो 83 में कह रहा है कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़ता है। तो कितना प्रतिशत बढ़ता है? 3 से 4 के मध्य जो है वो कितना परसेंटेज बढ़ जाता है? तो आप ग्राफ देखकर बताइए। तो क्या आंकड़े अपर्याप्त है? क्या हो जाएगा? इनमें से कोई जो ऑप्शन दिए गए वो गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंकड़े क्या है? अपर्याप्त हैं, यानी कि इनसफिशिएंट डाटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। तो 84 कह रहा है इतिहास भूगोल से अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो आपका अधिकतम और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है? 120 है अप्रोक्स। अधिकतम और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन क्या होगा आपका राइट आंसर? डी। जो न्यूनतम अनुपात है वो आपका है 120। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। छात्र 4 यानी 4 छात्र हैं को भूगोल में 60 अंक मिले, यानी 4 छात्रों को भूगोल में 60 अंक मिले। उसके इतिहास में अंक है, तो उसके इतिहास में कितने अंक है? तो आप ग्राफ देखकर सिंपली बता सकते हैं कि ग्राफ में है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपका नहीं मिलेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 75। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से 90। तो इसमें भी एक ग्राफ है, आप ग्राफ को देखकर सिंपली बता सकते हैं। तो हम लोग आप ग्राफ को अच्छे से देख लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। कच्चे ऊन के उत्पाद में देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो कच्चे ऊन के उत्पाद में उच्चतम वृद्धि का वर्ष है, तो कौन सा वर्ष है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आप ग्राफ को देख के बताइए। तो आप देख सकते हैं कि 216 यानी कि 2016 से और 17 में। तो कच्चे ऊन का उत्पादन किसमें हुआ? इसमें वृद्धि हुई है, यानी कि कच्चे ऊन में इसमें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 की ओर। तो 87 में कह रहा है पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अधिकतम 4 वर्ष से कच्चे ऊन का उत्पादन कितना परसेंट हो गया है? तो कितना परसेंट मतलब एक तरीके से बढ़ गया है, तो हमको ये बताना है। तो हमारा बढ़ गया है 22.2%। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी। अगर आप ग्राफ को अच्छे से देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में
आ जाएगा। अगर आप ग्राफ को अच्छे से देखते हैं आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। तो 8 वर्षों के दौरान औसतन उत्पादन था, 8 वर्षों के दौरान औसतन यानी कि एक अनुपात निकाला गया, उस औसतन अनुपात क्या था, तो आपका था 62.5, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। तो 80 उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटता किस वर्ष घटत किस वर्ष रही, तो किस वर्ष सबसे ज्यादा घटा है। तो आपको ग्राफ देखना है, ग्राफ देखने के बाद 2018 और 19 में क्या हुआ, घटा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। 2014 से 15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का था, तो कितना था, क्या मतलब रेशियो था, तो आपको रेशियो बताना है। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा 3/4 रेशियो, आपका ऑप्शन डी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90। तो 90 से 95 के बीच में भी आपको एक ग्राफ मिलेगा, तालिका आपको देखनी है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए और वीडियो पॉज करके और समझ लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 की ओर, 91 की ओर, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई है, तो किस वर्ष में हुई। अगर आपने ग्राफ देख लिया होगा तो आपको राइट आंसर पता चल गया होगा, मेरे बताने का आप इंतजार मत कीजिए, आप राइट आंसर बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। किस वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था, तो कितना प्रतिशत था आप बताइए। अगर आपने ग्राफ देखा है तो डियर स्टूडेंट आप लोग बताइए, और मेरे प्यारे दोस्तों आंसर क्या होगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 19.05। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है, तो हाई परसेंटेज दर्शाता है किस साल में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए। ए बी सी डी, तो कौन सा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि सी सेल्समैन का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। तो किस निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम रहा, यानी कि अंतर जो था, जो कम कमाए हैं ज्यादा कमाए हैं, कितना भी कमीशन ना हो तो अंतर क्या रहा, हाई रहा है। तो आपको आप ग्राफ देखिए और ग्राफ के हिसाब से बताइए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका सी 2019 में। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 की। तो वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था, तो कितना प्रतिशत था। अगर आप देख रहे होंगे ग्राफ तो आपको आंसर पता चल गया होगा। तो इनमें से कोई परसेंट अगर आपका नहीं निकला है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 से 100। तो 96 से 100 के बीच में, तो उसमें फिर एक ग्राफ दिया गया है, आप इस ग्राफ को अच्छे से देख लीजिए। पहले मैं थोड़ा तो आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में समझ में आ जाए, फिर आप एक ग्राफ देख लीजिए और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। तो 96 कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले तालों की संख्या की औसतम अधिकतम है, यानी कि खुले खातों, तो खाते जो खुले हुए हैं तो अधिकतम खाते किस महीने में खुले हुए हैं। अगर आपने ग्राफ देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि किस महीने में सबसे ज्यादा खुले हैं, तो सितंबर महीने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी, तो कितने परसेंट जो थी वो कम थी या ज्यादा थी, तो आपको बताना है ग्राफ देखकर। तो क्या था, 35.3% क्या थी, कम या ज्यादा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। तो आप 98 को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जोरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात है, तो जो एंजल और जोरोधा में खाते खुले हैं तो उनका अनुपात क्या था, आप उनका काउंट करिए और इनका काउंट करिए। काउंट करने के बाद मुझे बताइए, रेशियो निकालिए, आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 1.04। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या महत्तम है, तो एंजल, शेर खान यानी ट्रेबुलल और जेरोधा, तो किसमें सबसे ज्यादा खाते खुले हैं, तो आपको ये बताना है। तो अगर आपने ग्राफ देख लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा ट्रेडबुल में सबसे ज्यादा खाते खुले हैं।
औसतन संख्या ज़्यादा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। तो ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसतन शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसतन का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था। तो कितना परसेंट था, कम था या कितना परसेंट ज़्यादा था। तो आपने अगर इसको टोटल काउंट किया होगा, परसेंटेज निकाला होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि टोटल किसका ज़्यादा आ रहा है और किसका कम आ रहा है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए 57.8। तो डियर स्टूडेंट और मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक, और मिलते हैं आपको अगले सेट में। यानी कि अगला सेट में आपको दिखाऊंगा, जो सेट 8 था मैं आपको अब सेट बी लेकर आऊँगा। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें और अच्छे से पहले सेट को तैयार कर लीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये वीडियो आपको कहीं गुम ना हो जाए, आपको दोबारा हो सकता है ना मिले। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपको सेट बी जल्दी लेकर के आ जाऊँगा। हो सकता है मैं अगले दिन ही अपलोड कर दूँ। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल पे, और आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। तो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।